Hi all and welcome to Shame Games. Sadly our channel has got its very first strike and वो भी उस वीडियो पर जो कि इस चैनल का काइंड ऑफ बेस्ट वीडियो था एंड वो इस चैनल का वो वीडियो था जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था, सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसी वीडियो के थ्रू ही हमारे चैनल से इंटरेक्ट करा होगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। खैर कोई बात नहीं, नथिंग विल स्टॉप मी अंटिल आई अचीव वट आई थ्राइव फॉर एंड आई विल गो एंड ग्रो। एनिमे, मांगा, फैंटेसी इज़ माई पैशन एंड आई विल कीप वर्किंग फॉर दैट। कोई मुझे इस चीज़ से रोक नहीं सकता है क्योंकि मैं ये चैनल आई एम नॉट रनिंग इट फॉर मनी और फेम और एनीथिंग। आई एम रनिंग इट बिकॉज पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स मी अप। दिस इज़ समथिंग जो मुझे खुशी देता है। ये चैनल खुशी के लिए कर रहे हैं तो घटा में फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर सो आज जो हम एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बूगी पॉप एंड बूगी पॉप के 2 एनिमे सीरीज़ आए हैं, बूगी पॉप वा वारावानाई एंड बूगी पॉप फैंटम। इसके अलावा बूगी पॉप का अपना नोवेल सीरीज़ भी है एंड टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वॉच्ड इट वाज creepy, confusing, horror and mystery का ऐसा ब्लेंड देखने को मिला था कि दिमाग ही चकरा जाए। एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है काफ़ी अलग। नाउ हैंग ऑन, जैसा मैंने बताया कि 2 एनिमे सीरीज़ है बूगी पॉप के, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशन लाने वाली हूँ, बट नहीं, ये एनिमे सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन इसीलिए अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बूगी पॉप का असली प्लॉट जो है वो 7 साल पहले शुरू होता है, जो कि अब क्या होने वाला है उस पर फोकस किया गया है। और दोनों ही जो सीरीज़ हैं वो हैं तो एक ही प्लॉट की, लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इस वजह से आपको कन्फ्यूजन होगी एंड आई रियली डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। इसलिए जो एनीमे है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी वे में करा जाएगा कि भैया 7 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, कुछ महीने पहले क्या हुआ और अब फाइनली क्या होने वाला है। बूगी पॉप का पूरा जो प्लॉट है वो शुरू होता है 7 साल पहले और अब तक की स्टोरीज को लेकर के। सो अगर आप लोग रियली में मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो शेयर माय चैनल एंड वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप लाइक शेयर कर सकते हो, जिससे कि स्ट्राइक का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होगा हम पर और हम जल्दी से वो सब रिकवर कर पाएंगे जो कि हम सोलो लेवलिंग वाली वीडियो से हमें मिलने वाला था। विद दिस अब हम बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाएं। करीबन 10 साल पहले एक ऐसा प्राणी जिसका नाम एकोज होता है वो धरती पर आता है। कोई नहीं जानता कि वो असल में था क्या और कहाँ से आया है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि एंजल्स यानी परियां जो होती हैं वो लाइट या फिर रोशनी से बनी हुई होती हैं और एंड में जब हम एकोज को अपनी ट्रूएस्ट फॉर्म में देखते हैं वो लाइट या फिर रोशनी का एक धार बन जाता है। इससे आई डिपिक्ट कि एको एक एंजल है जो कि इस धरती पर आया है। जिस वक्त एकोज धरती पर आया उस वक्त धरती एकोज के लिए काफ़ी पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन थी और एकोज ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक एडवांस बीइंग था, तो उसका लोगों की नज़रों में आना तो लाजमी था ही। इसी तरह से एकोज टोवा ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में आ जाता है और वो लोग एकोज को कैप्चर करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। टोवा ऑर्गेनाइजेशन वाले एकोज को और उसके पर्पस को समझ नहीं पा रहे थे और उनको लगता है कि एकोज किसी तरीके का ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया है। हालांकि एकोज के पास एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से वो दूसरों के लिए ही बोले हुए वर्ड्स को यूज़ करके चीज़ों को रिप्लाई दे सकता था एंड दिस इज़ वाई दिस बीइंग इज़ कॉल्ड एकोज। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान तोवा ऑर्गेनाइजेशन को एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ मिलती हैं जिसका हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के एवोल्यूशंस क्रिएट करने लगता है जिनको ये लोग कॉम्पोजिट का नाम देते हैं। ये कॉम्पोजिट ह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इवॉल्व होने की वजह से उन्होंने सर्टन एबिलिटीज़ गेन कर ली होती है। ये कॉम्पोजिट्स एक दूसरे से अलग होते हैं पर सभी कॉम्पोजिट्स में एक चीज़ कॉमन होती है एंड दैट इज़ ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस के बहुत ही अलग होते हैं।
और ये लोग किसी ना किसी मामले में नॉर्मल ह्यूमन से बेहतर या फिर ऐसा कह लो कि सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ वाले होते हैं। टोवा ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स भी बना लिया था एकोज की मदद से, जिसकी हेल्प से वो इन कॉम्पोजिट्स के एवोल्यूशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते थे। तो सिंपली इन ड्रग्स की मदद से टोवा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन कॉम्पोजिट्स को अपने कंट्रोल में रख सकता था और कभी भी इन कॉम्पोजिट को खुद पर हावी नहीं होने देता था। और इसीलिए ये टोवा ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी तरह के ह्यूमैनिटरी चेंज को रोकें जो कि स्पेशली उनके द्वारा नहीं करी गई है। वो खुद तो चाहे कितना ही रायता फैलाते रहे एवोल्यूशन के साथ, लेकिन अगर कोई ऐसा एवोल्यूशन है जो कि उन्होंने नहीं किया है तो उनका काम था उनको फटाक से एग्जीक्यूट कर देना। एवोल्यूशन तो इस चेंज का बस एक छोटा सा पार्ट था। इसलिए किसी भी तरह का एवोल्यूशन जिसको कि नोवेल में MPLS कहा गया है को ये या तो एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया जाता था या फिर ऑन द स्पॉट ही उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। टोवा ऑर्गेनाइजेशन के पालतू एजेंट्स हर तरफ फैले हुए थे एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉम्पोजिट ह्यूमन की तरह ही दिखते थे, इसलिए ये नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में ही घूमते रहते थे और लोगों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। एंड ऑल्सो टोवा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का खास ध्यान रखती थी कि आम लोगों को कभी भी इन सब के बारे में कुछ भी पता ना लग पाए। अब कहानी आती है 7 साल पहले की। तो किरिमा सेइची नाम का एक बड़ा ही फेमस ऑथर हुआ करता था जो कि साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल पेपर्स और साइफाई नोवेल लिखा करता था। उसके कोट्स पढ़ने पर हमें मालूम चलता है कि ये इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था। इस बंदे को कुछ टाइम बाद अपने फ़ैन मेल से पता चलता है कि उसके फैंस के साथ असल लाइफ में वो चीज़ें होने लगी थी जो कि किरिमा ने अपने नोवेल में लिखी है। और कुछ दिनों बाद एक एक करके धीरे धीरे उसके वो फैंस गायब होने लगे, जिसके बाद किरिमा को अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू धीरे धीरे किसी ऑर्गेनाइजेशन टोवा के बारे में पता चलता है। किरिमा जैसे एक बड़े ही इन्फ्लुएंशियल इंसान की राइटिंग्स और द फैक्ट अलोन कि उसको टोवा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल रहा है वॉज एनफ टू गारंटी हिज डेथ। एज वी ऑलरेडी नो, टोवा किसी तरीके का रिस्क नहीं लेता था। टोवा ऑर्गेनाइजेशन वाले एजेंट मोर नाम के एक बंदे को किरिमा सेइची को मारने के लिए भेजते हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक कॉम्पोजिट होता है। और उसकी खासियत ये थी कि वो बेयरली किसी को छुए बिना ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। जब ये असैसिन किरिमा तक पहुंचता है तो वी सी ऐसा लगता है जैसे किरिमा को ऑलरेडी इन सब के बारे में पता था। ऑब्वियसली जब किरिमा ने टोवा के बारे में रिसर्च करी होगी तो उसे पता चला होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है एंड ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिज डेथ। लेकिन वो अपनी बेटी नागी को छोड़ देने की गुहार लगाता है मोर से। किरिमा की कॉज ऑफ डेथ वॉज सेड टू बी गैस्ट्रिक परफोकेशन लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ हिज इंटरनल ऑर्गन्स। वहीं 1 साल बाद उसकी बेटी नागी एक बड़े ही मिस्टीरियस इलनेस की शिकायत के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर उसे पूरे 1 साल तक रहना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स को उसकी इलनेस के बारे में पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ उसकी इलनेस धीरे धीरे उसके बॉडी को खाए जा रही थी। अब कहानी आती है 5 साल पहले की। टोवा ऑर्गेनाइजेशन के कई बिजनेस ब्रांचेस भी थे। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने और इस तरह के साइकोटिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहने के लिए फंडिंग की नीड तो होगी। सो उनका एक मेंबर जिसका नाम तेरात्सुकी क्योशिरो होता है, जो कि टोवा का बिजनेसमैन और एक बड़ा फंडरेजर होता है, सबसे छुप छुपा के कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने लगा था, जो कि अक्सर एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था। एंड दिस इज़ क्वाइट एन अनयूजुअल एक्टिविटी। ये अमाउंट एक हॉस्पिटल को जा रहा था जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टोवा वाले अपने एक एजेंट कुरोडा, जिसका कोड नेम स्केयरक्रो होता है, उसको भेज देते हैं। कुरोडा शिनपे एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जो कि अक्सर मिस्टीरियस केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता फिरता है, इसलिए हॉस्पिटल में उसके प्रेजेंस और इन्वेस्टिगेशन पर कोई किसी तरीके का खास शक भी नहीं करता। पर अपने इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच कुरोडा की मुलाकात किरिमा सेइची की बेटी किरिमा नागी से होती है। यस, ये वो ही हॉस्पिटल था जहां नागी एडमिट थी। वहां नागी और कुरोडा के बीच दोस्ती हो जाती है। नागी बड़े ही ईजिली जान गई थी कि कुरोडा यहाँ बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आया था, और ये सुनकर कुरोडा हैरान और इम्प्रेस दोनों हो जाता है। नागी उससे पूछती है कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, जिस पर कुरोडा जवाब देता है कि वो डिफेंसर ऑफ द जस्टिस बनना चाहता है, क्योंकि उसकी जॉब में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और अक्सर उसकी जॉब मेसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको गलत काम भी करना पड़ता है। जिस पर नागी किरिमा कहती है कि अगर कुरोडा जस्टिस का रखवाला बनना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता।
ही शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द जस्टिस। एंड साथ ही वो बताती है कि अगर कुरोडा इस हॉस्पिटल में कुछ ढूंढ रहा है तो उसे सबसे पहले नागी पर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। एंड ही डिड सो। जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नागी से शुरू करता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको बताने के लिए वो किरीमा नागी के पास पहुंचता है, पर देखता है कि नागी को वहां से डॉक्टर खींच कर ले जा रहे थे। नागी डेस्परेटली कुरोडा का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि अगर कुरोडा सच में जस्टिस का रखवाला बनता है तो नागी उसको फंड करेगी। लेकिन कुरोडा के जवाब देने से पहले ही डॉक्टर नागी को खींच कर ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते कुरोडा देखता है कि जहां उसे नागी ने पकड़ा था वो जगह जल गई थी, जिससे कुरोडा समझ जाता है कि नागी भी एक एवोल्यूशन है, एक फायर बेस्ड एवोल्यूशन। लेकिन वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाई है, जिस वजह से नागी मर रही है अंदर ही अंदर। नागी को ये सब ऑलरेडी पता था और नागी कुरोडा को अपनी सारी ज़मीन जायदाद दे देना चाहती थी मरने से पहले। फॉर अ फैक्ट कुरोडा वॉज नागीज फर्स्ट लव। लेकिन कुरोडा नागी के बारे में एग्जैक्टली क्या फील करता है ये चीज़ हमें नहीं पता चलती है। इस तरफ कुरोडा टोवा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां से वो नागी को बचाने के लिए ड्रग्स चुरा कर भाग जाता है। बट अब तक हम टोवा ऑर्गेनाइजेशन को इतना तो समझ ही चुके हैं कि उनसे छुपा के कोई कुछ नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली टोवा वाले अपने एक और असैसिन को कुरोडा को मारने के लिए भेज देते हैं, जो कि होता है एजेंट मोर मर्डर। एजेंट मोर मर्डर और कुरोडा के बीच में फाइट होती है, जिसके बाद कुरोडा नागी के रूम में पहुंच जाता है और वो थोड़ा सा जो ड्रग है वो नागी को दे भी देता है, पर जल्दबाजी में ड्रग देते देते वो ड्रग जो है वो नीचे गिर जाता है और मोर मर्डर और कुरोडा वापस से लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। ऑल्दो मोर मर्डर बुरी तरह से घायल होने पर पीछे हट जाता है, लेकिन कुरोडा भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल था और ये इस हालत में ही कुरोडा जाकर पत्थर के पास सर करके बैठ जाता है। वहीं उस वक्त मियाशिता तोका घूम रही थी, जो कि अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स को लेकर ऑलरेडी डिवास्टेटेड थी और उसकी नज़र मौत के मुंह पर खड़े कुरोडा पर पड़ती है, जिससे वी कैन सी उस पर बहुत गहरा सदमा लगता है और यहाँ पर होता है जन्म बूगी पॉप का। दिस इज वेयर द बूगी पॉप मेन स्टोरी स्टार्ट्स। मियाशिता कुरोडा से कहती है कि ही कैन फाइनली बिकेम द सेवियर ऑफ द जस्टिस, जिसके बाद वो कुरोडा के हाथ को और उसके क्लॉक और हथियार को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टोवा ऑर्गेनाइजेशन को कुरोडा की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिख रहा था। वो काफ़ी खुश था और सेटिस्फैक्ट्री हालत में था। कुरोडा की लाश खुश की हालत में देख करके उन्हें भी बहुत हैरानी होती है। बट दिस इज़ द ट्रूथ, कुरोडा मरते मरते फाइनली सेवियर ऑफ द जस्टिस बन पाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरोडा के ड्रग्स से नागी पूरी तरीके से रिकवर कर जाती है और हेल्दी नागी फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चली जाती है, जिससे डॉक्टर कीसुगी को उस ड्रग पर शक होने लगता है। अच्छा, लेट मी टेल यू, जो डोज कुरोडा उस रात नागी के बेड के पास गिरा कर चला गया था वो इसी डॉक्टर कीसुगी को मिल जाता है। नागी को कभी पता नहीं चलता है कि कुरोडा के साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या। उसे लगता है कि सडनली कुरोडा उसे छोड़ के चला गया है, मे बी। पर नागी डिसाइड करती है कि वो फाइनली डिफेंसर ऑफ द जस्टिस बनेगी और इसी कोशिश में वो मार्शल आर्ट सीखती है और शहर में ही कई केसेस भी सॉल्व करती है और लोगों की मदद करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ वीसी डॉक्टर कीसुगी उस ड्रग से ऑब्सेस्ड हो गई थी और वो ड्रग को चुरा के अपने घर ले जाती है और रैट्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जिससे उसको भी इस ड्रग्स के पावर के बारे में पता चल जाता है। पर डॉक्टर कीसुगी इसके बारे में किसी को बताने की जगह खुद इस ड्रग को कंज्यूम कर लेती है, जिसके बाद उसको एक हफ्ते तक फीवर रहता है। एंड फाइनली व्हेन शी रीजॉइंस तो वो नोटिस करती है कि उसको अपने पेशेंट्स के केमिकल और हार्मोनल चेंजेस को फील कर पा रही थी, जो कि स्पेसिफिकली पेशेंट्स के फियर को टारगेट कर रहे थे। नाउ लेट मी टेल यू अ लिटिल बैक स्टोरी अबाउट दिस कीसुगी पर्सन, ओके। तो एज अ चाइल्ड ना कीसुगी यूज टू बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, जिस वजह से ही वो बड़ी होकर साइकियाट्रिस्ट बनती है ताकि वो उन फियर्स को, डर को सरपास कर सके। लेकिन अब इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में आकर कीसुगी लोगों के फियर और पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उसको दूसरों के दर्द से मजा आने लगा था, इतना कि उसने कुछ यंग वल्नरेबल इमोशनली कमज़ोर लड़कियों को जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने कुछ पेशेंट्स को भी यही
ही ड्रग्स इंजेस्ट कर दिए थे। अब इतने सब के बाद ऑफ कोर्स टोवा ऑर्गेनाइजेशन को कीसुगी के बारे में पता चलना तो लाजमी था ना। सो ऑफ कोर्स जब उनको डॉक्टर कीसुगी के बारे में पता चलता है, वो लोग अगेन मोर मर्डर को उसे मारने के लिए भेज देते हैं। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर कीसुगी भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, कीसुगी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि टोगा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ ऐसा कुछ करेगा ही करेगा। खैर मोर मर्डर इस बार पिजन नाम के एक सुपीरियर के अंडर में काम कर रहा था। लेट मी टेल यू, पिजन जो थी वो कुरोड़ा से प्यार करती थी और इसलिए मोर मर्डर और किरीमा नागी दोनों से ही नफरत करती थी और ये बात डॉक्टर कीसुगी को पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोर मर्डर किरीमा नागी से मिलता है। इन दोनों की मुलाकात डॉक्टर कीसुगी के फर्स्ट मर्डर विक्टिम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि किरीमा नागी को ये बात पता नहीं थी कि उसके फादर और कुरोड़ा दोनों को ही मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मोर मर्डर ही है, वो इस केस को सॉल्व करने में मोर के साथ देने के लिए राज़ी हो जाती है। पर ये सब डॉक्टर किरीमा को पता चल जाता है और वो इन मर्डर्स के लिए मोर मर्डर को फ्रेम करने का तरीका सोचने लगती है। Well, here I'm a little surprised कि इतने सही प्लॉट के बावजूद ये इंडियन टीवी सीरियल के वैम्प की तरह डॉक्टर कीसुगी को सबके प्लान्स और मूव्स पहले से ही कैसे पता चल जाते हैं। अब या तो इस दुनिया में भगवान कीसुगी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है या फिर ये औरत जादूगरनी है। आई एम कन्विंस्ड विद इट। और या तो फिर राइटर ने कुछ ज़्यादा ही इंडियन सीरीज़ देख ली थी जिसके बाद उन्हें इस तरीके का प्लॉट लिखना पड़ा। खैर whatever it is, तो ये औरत फाइनली पिजन के पास पहुंच जाती है एंड उसको मोर मर्डर के मारने के लिए उसके साथ हाथ मिला लेती है। वहीं दूसरी तरफ बूगी पॉप भी इन सब मिस्टीरियस मर्डर्स की तहकीकात करने निकल पड़ता है। बट एज वी नो बूगी पॉप वॉज इनसाइड मियाशिता जो कि सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, इसलिए उसकी मॉम उसको बाहर निकलने ही नहीं देती, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कई बार बूगी पॉप ने उसकी मॉम को ही एक बार नॉकआउट कर दिया था, जिस वजह से मियाशिता की मॉम भी परेशान होकर उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है। एंड गेस हु वॉज द साइकियाट्रिस्ट? Of course it has to be डॉक्टर कीसुगी। एंड गेस व्हाट, इस दौरान बूगी पॉप खुद डॉक्टर कीसुगी से बात करने के लिए निकलता है, लेकिन डॉक्टर इस बारे में उसकी मॉम को कुछ भी नहीं बताती है। वो नहीं बताती है कि यहाँ पे बूगी पॉप नाम का भी कोई और है जो कि मियाशिता के अंदर रह रहा है। उल्टा वो उसकी मॉम को ये बोलती है कि मॉम ओवर रिएक्ट कर रही है। पर इन सब के बीच मियाशिता के पेरेंट्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्ची का मिलकर ख्याल रखेंगे, जिसके बाद दोनों का डाइवोर्स जो है वो रुक जाता है। रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मियाशिता के पेरेंट्स का डाइवोर्स और मरते हुए कुरोड़ा को देखना, इन दोनों इवेंट्स ने ही मियाशिता के अंदर बूगी पॉप को पैदा किया था। सो नाउ वी नो द ओरिजिन ऑफ बूगी पॉप, कि आखिर बूगी पॉप एग्जिस्टेंस में आया कैसे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अभी बूगी पॉप की कहानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। इस डॉक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है और इन बच्चियों के साथ में आगे क्या होने वाला है। एंड अभी बूगी पॉप और इन सुपरनैचुरल्स की कहानी में काफ़ी कुछ बाकी है। आई होप मेरी वीडियो ने आप लोगों के अंदर बूगी पॉप के कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक कम किया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड विद इन 2 or 3 days इसका पार्ट 2 भी आ ही जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अगेन। विद दिस आई विल कैच यू अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।